वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है अपना ब्लॉक केमिस्ट्री रिगार्डिंग, लेकिन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ये सब अलग अलग ब्लॉक्स में है। तो हमने पहले जो हम लोगों ने डिस्कस करेंगे लाइक एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। बाकी एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। तो देखें बच्चों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर इज मिक्सचर ऑफ। तो बच्चों देखें, इसमें ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जैसा आपको मालूम है, हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स होते हैं। हाइड्रोजन हैज व्हाट, बोलो, टू न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स। न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स हैं जिनको हम लोग नाम दे देते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन और दूसरा हो जाता है अपना पैरा हाइड्रोजन। वन इज ऑर्थो हाइड्रोजन एंड अनदर इज स्टूडेंट पैरा हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन क्या है। ये मान लो हाइड्रोजन एटम है, ये दो हाइड्रोजन है HH, ये HH बॉन्ड है, H एंड H सिंगल बॉन्ड, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गई, और ये इसका न्यूक्लियस है और ये इस वाले का न्यूक्लियस है। SS सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन तो पेयर हो ही गए स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि स्पिन के बारे में बात देखें, अपन स्पिन के बारे में देखें तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें स्पिन के बारे में स्टूडेंट्स देखें अपन, तो देखो ये न्यूक्लियर, ये भी इधर स्पिन कर रहा है और ये भी इधर स्पिन कर रहा है, सेम स्पिन, दैट इज क्लॉकवाइज स्पिन। तो जब ये न्यूक्लियस इस तरह से स्पिन करते हैं स्टूडेंट्स, तो ऐसे फॉर्म जब आएंगे अपने पास, तो इसको हम लोग जो है नाम दे देते हैं, दिस इज सेम स्पिनिंग डायरेक्शन, दिस वी कॉल्ड एज ऑर्थो हाइड्रोजन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही है और कुछ तो है नहीं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, ये ऑर्थो हाइड्रोजन है, और इसी तरह देखें स्टूडेंट्स, और अगेन दिस इज डाई हाइड्रोजन। H2 को कभी कभी बच्चों डाई हाइड्रोजन कहते हैं, लाइक दिस। अब एक इधर स्पिन कर रहा है और एक दूसरी डायरेक्शन में स्टूडेंट स्पिन कर रहा है। तो एक अगर दूसरी डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, समथिंग लाइक दिस, तो इसको बोल देते हैं पैरा हाइड्रोजन, या मोर स्पेसिफिकली बोल देते हैं पैरा डाई हाइड्रोजन, क्योंकि H2 को हम लोग बोलते हैं डाई। तो ऑर्थो और पैरा डाइहाइड्रोजन, दे आर न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स, दे डिफर बाय व्हाट, न्यूक्लियर स्पिन। यहां पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट न्यू ड्यू टू न्यूक्लियस इज एडअप हो जाएंगे 2 टाइम्स म्यू ड्यू टू प्रोटॉन। ये प्रोटॉन ही तो रोटेट कर रहा है, और इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या आएगा, 0 आ जाएगा ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस। तो ये है, ध्यान रखना अपने को। अब जो ऑर्थो हाइड्रोजन है ये ज्यादा स्टेबल है, और रूम टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स ये 75% होती है और ये 25% होती है। ये फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, और इसी से आपको ये ध्यान हो जाएगा कि ज़्यादा एबंडेंस बच्चों किसकी है, ज़्यादा एबंडेंस किसकी है, बोलो, ऑर्थो हाइड्रोजन। सो ऑर्थो हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल, और 75% है ऑर्थो हाइड्रोजन एंड 25% है पैरा हाइड्रोजन। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, पैरा हाइड्रोजन इंक्रीज करेगा और ऑर्थो हाइड्रोजन डिक्रीज करेगा। 0 केल्विन पे अगर आ जाएंगे तो पैरा हाइड्रोजन ही एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक हाइड्रोजन जब हम लेते हैं तो
हाइड्रोजन का मतलब यहाँ डाई हाइड्रोजन की बात हो रही है, इट इज अंडरस्टूड, कोई एटॉमिक हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही। इट कंसिस्ट ऑफ 75% ऑर्थो हाइड्रोजन एंड 25% पैरा हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। पैरा हाइड्रोजन इज लेस स्टेबल देन ऑर्थो हाइड्रोजन, मोर स्टेबल देन ऑर्थो हाइड्रोजन, एज स्टेबल एज ऑर्थो, नन ऑफ दिस। जैसे हमने देखा कि रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, किस टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स, रूम टेम्परेचर पे अगर बात करें तो ज्यादा एबंडेंस जिसकी है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, 75% ऑर्थो हाइड्रोजन एंड 25% पैरा हाइड्रोजन। तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि ऑर्थो हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल, सो पैरा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिलेटिवली लेस स्टेबल देन ऑर्थो हाइड्रोजन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन देखें, एटॉमिक हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय, तो एटॉमिक हाइड्रोजन मींस H, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। नाउ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या मिलता है हमें, H2 मिलता है, दैट इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। H2 को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ये मिलता है कैथोड पे और O2 मिलता है अपने को एनोड पे। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, रिएक्शन ऑफ वाटर विद हैवी मेटल, हैवी मेटल्स को वाटर से रिएक्ट करवा भी देंगे तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिल जाती है, लेकिन दैट हाइड्रोजन इज ऑलवेज अगेन व्हाट कॉल्ड एज डाई हाइड्रोजन। जैसे आप लोगों को पता होगा, वन प्रोसेस लाइक आयरन ट्रीटेड विद H2O इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, तो ये क्या जनरेट करता है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो बट दिस इज डाई हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आया, और इसको हम लोग कभी कभी नाम भी देते हैं लेन प्रोसेस। लेन प्रोसेस, आयरन हीटेड आयरन पे स्टीम। तो यहां पर भी हैवी मेटल, लाइक वन ऑफ द हैवी मेटल इज आयरन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हैवी मेटल। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, नाउ अगर स्टूडेंट्स थर्मली वाटर को हम डिकम्पोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाउ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर अगर हम करते हैं तो फाइनली वाटर विल डिकम्पोज टू गिव H2NO2। अगर वाटर को हीट करें तो अगेन दिस इज डाई हाइड्रोजन which is also referred as molecular hydrogen, passing silent electric discharge through the hydrogen at low pressure। ये मेथड है फॉर प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करें, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करें लो टेम्परेचर पे, देन इट ब्रेक्स इनटू टू हाइड्रोजन, दिस इज एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बच्चों हम लोग किस तरह से पास करेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने के लिए इस तरह से एक कंटेनर लेंगे, ट्यूब जैसा कंटेनर लेंगे, इसमें ग्राफाइट के इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं, दे आर ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स, और इन्हीं को हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं विद हाई पोटेंशियल डिफरेंस, कनेक्ट कर देंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो जब ये डिस्चार्ज पास करेंगे, यहाँ से लीकेज ऑफ चार्ज होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड दैट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन H and H। तो यहाँ पे हाइड्रोजन H2 breaks into H and H. So this is referred as, so right answer for this is this, for generating atomic hydrogen we require this। तो कई तरीके के कभी बच्चों को हाइड्रोजन हो जाते हैं, दिस इज एटॉमिक हाइड्रोजन जो किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट में गेन या एक्सेप्ट हो। जैसे आप लोग पढ़ते नहीं, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स और ऑक्सीजन दे, एक तो ये डेफिनेशन होती है। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो नेसेंट ऑक्सीजन ले,
और कुछ प्रोडक्ट बनाए, लेट्स से पी डैश, इस तरह की इसकी एक और अल्टरनेटिव डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों? व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? व्हाट वी कॉल दिस इज व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टूडेंट्स? अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो नेसेंट हाइड्रोजन ले और प्रोडक्ट्स बनाए। रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो कुछ प्रोडक्ट डैश बना के नेसेंट हाइड्रोजन दे। तो इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, जो किसी केमिकल से जनरेट होती है। और कब जनरेट होती है? जब गेन लॉस करने वाले दोनों ही केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो वी हैव H2 is called as dihydrogen. This H is called as what? Atomic hydrogen, and this hydrogen is called as nascent hydrogen. तो कई सारी फॉर्म की हाइड्रोजन है, ये फॉर्म्स ध्यान रखिएगा। तो जिसको हम लोग हाइड्रोजन बोल देते हैं कैजुअली, वो एक्चुअली डाई हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट। द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाइड्रोलिथ विद डाई हाइड्रोजन। तो बच्चों हाइड्रोलिथ पहले अपने को पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। CaH2 को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिथ, ये नाम ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलिथ। और ये ऑप्टेन बच्चों किस तरह से होगा? क्योंकि कैल्शियम है तो कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन है। कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन अपने को क्या देगा? Ca+H2, ये तो मिल ही जाएगा। और ये हाइड्रोलिथ का हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इस कंपाउंड का हम हाइड्रोलिसिस करें तो जो है बच्चों देखो, CaH2 दैट इज हाइड्रोलिथ प्लस वाटर करें, हाइड्रोलिसिस करें, तो स्टूडेंट्स अपने को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड and hydrogen, that is dihydrogen. This is one of the way for preparing dihydrogen, and dihydrogen is colorless gas which is highly inflammable, colorless gas which is highly inflammable. Next question students देखें, both temporary and permanent hardness is removed on boiling water with. तो एक बात बच्चों हमें मालूम है कि बॉइलिंग करते हैं तो हमें क्या हो जाता है? बॉइलिंग रिमूव्स टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होती है? लाइक बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होल ट्वाइस, इनको हीट करें या ये हीट करें ड्यूरिंग बॉइलिंग, तब ये जनरेट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस CO2 प्लस H2. CO2 is lost, this appear as white precipitate. फिल्टर कर लें या इसको जनरेट करें या सेटल डाउन हो जाएगा सिस्टम में ही, मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड white precipitate प्लस CO2 प्लस H2. तो इससे तो हट गई कौन सी हार्डनेस? बॉइलिंग रिमूव्स टेम्परेरी हार्डनेस, बॉइलिंग रिमूव्स टेम्परेरी हार्डनेस। ओके स्टूडेंट्स, और परमानेंट हार्डनेस किससे रिमूव हो जाएगी? Permanent hardness is caused by calcium and magnesium ion, where some other anions are present other than bicarbonate, like say chloride, nitrate, phosphate, इस तरह के anions रहते हैं। तो यहाँ जो भी anion होगा that reacts with calcium या magnesium के साथ जो भी anions present होगा that reacts with what? Sodium carbonate, ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और अब जनरेट करेगा क्या? वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फिर से प्लस सोडियम और जो भी एनायन उसके साथ एसोसिएट करा होगा, ये है एनायन। इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट आ जाएगा और जो भी एनायन इसके साथ एसोसिएटेड हुआ होगा, इस तरह से। तो ये हो गई
यानी बॉइलिंग से टेम्परेरी हो गई और सोडियम कार्बोनेट से हट गई बच्चों, सोडियम कार्बोनेट से हट गई अपनी परमानेंट हार्डनेस। यहां से स्टूडेंट्स क्या हो गई, यहां से हट जाएगी अपनी कौन सी हार्डनेस बोलो, परमानेंट हार्डनेस। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस इज बी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन peroxide? So hydrogen peroxide H2O2 has two structures. One is called as Kingset structure and other is called as Beers. One is Kingset structure, other is Beers structure. Kingset structure एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जब H2O2 किसी रिड्यूसिंग एजेंट के कांटेक्ट में आता है, ताकि ये आसानी से ब्रेक कर सके किसमें, H2O और नेसेंट ऑक्सीजन में। नाउ दिस इज स्ट्रक्चर व्हेन इट टेंड्स टू व्हाट, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना चाहता है तब के लिए बच्चों ये स्ट्रक्चर है, अदरवाइज ये नहीं रहता है। और बेयर्स स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोजन को हम दिखाते हैं, इट इज जस्ट लाइक ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर में इट इज कॉल्ड एज बेयर्स स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो है इसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है कि वाइट एक्ट एज एसिड, इट इज अ वीक डाइप्रोटिक, इट इज अ वीक डाइप्रोटिक बोलो, एसिड की तरह भी बिहेव करता है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर when it tends to act as reducing agent। तो ये टेम्परेरी है, ये हमेशा एग्जिस्टेंट, ये तो तब आएगा जब कोई होगा, लेकिन ये तो कब है जब ये, अब इससे एसिड की प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, इससे एसिडिक स्ट्रेंथ भी एक्सप्लेन हो जाती है। तो ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर है जो इस पर रहता है, और ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, इट ट्रांसफॉर्म्स जब उसको ज़रूरत लगती है कि सिस्टम में कोई रिड्यूसिंग एजेंट आया, अदरवाइज दिस इज द स्ट्रक्चर। और इस एंगल को जो दो प्लेन्स के बीच में है थीटा, इसको बोलते हैं थीटा और डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल जो कि दिखा रखा है 97, तो सही माने में डाईहेड्रल एंगल यहाँ पे कहीं है, ऐसे इन दोनों प्लेन्स के बीच का स्ट्रक्चर है। तो ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज दिस, ओपन बुक लाइक विद दिस एंगल एज 97 डिग्री, ओ बॉन्ड और इसके बीच में, जिसको हम लोग कभी कभी डाईहेड्रल एंगल भी कहते हैं। ये वाला एंगल ये है 97 डिग्री, वी कॉल दिस एज डाईहेड्रल एंगल। तो ये स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सही है, बाकी ये तो वैसे भी रॉन्ग है, वैलेंसी वाइज रॉन्ग है, ये 180 डिग्री एंगल वाइज रॉन्ग है, और ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, दिस इज अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, H2O2 is prepared in the laboratory when MnO2 is added to dilute cold H2SO4। तो MnO2 को अगर ऐड करेंगे, MnO2 प्लस H2SO4 कोल्ड डाइल्यूट H2SO4, तो यहाँ पे MnO2 व्हेन ट्रीटेड विद कोल्ड डाइल्यूट H2SO4, तो ये सच कोई रिएक्शन नहीं है जिससे अपने को जनरेट हो क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्योंकि आपको पता ही होगा कि पेरोक्साइड्स को हम लोग दो पार्ट में ऐसे क्लासिफाई कर लेते हैं। पेरोक्साइड्स को जो है दो तरह के पेरोक्साइड्स होते हैं, ट्रू पेरोक्साइड एंड सूडो पेरोक्साइड। तो ट्रू पेरोक्साइड की खास बात क्या होती है कि इसमें वाकई पेरोक्सी बॉन्ड होती है, ट्रू पेरोक्साइड में पेरोक्सी बॉन्ड होती है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि ट्रू पेरोक्साइड्स जो होते हैं, ट्रू पेरोक्साइड्स डाइल्यूट एसिड्स
से ट्रीटमेंट करने पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करके क्या जनरेट करेंगे, H2O2 प्लस सम सॉल्ट, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड जनरेट होगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में वाकई परऑक्सी बॉन्ड है। बट सूडो परऑक्साइड्स जो होते हैं इनको H2SO4 डाइल्यूट कंसंट्रेशन से ट्रीटमेंट करें तो या तो रिएक्शन ही ना हो, या हो तो H2O2 नहीं आता, बाकी कुछ भी आए, दे आर कॉल्ड एज सूडो परऑक्साइड। तो ये वही क्वेश्चन है। और ट्रू परऑक्साइड जनरली जो बनाते हैं ये बनाते हैं बच्चों अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के सॉल्ट। ट्रू परऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय, दिस इज फॉर्म्ड बाय बोलो, सॉल्ट ऑफ अल्कली and alkaline earth metals, alkali salts of alkali and alkaline students earth metals। ये ट्रू peroxide है। ट्रू peroxide प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स H2O2 प्लस सॉल्ट्स। तो देखें जैसे लाइक BaO2, तो अपने को पता है कि BaO2 जो है इसमें वाकई परऑक्सी बॉन्ड है। इसको देखें माइक्रोस्कोपिकली इट गेट्स लाइक BaO2 2+। इसको डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीटमेंट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये जनरेट करेगा बेरियम सल्फेट जो कि प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट प्लस H2O2, white precipitate plus H2O2, or I can erase here white precipitate plus H2O2 इस तरीके से। Now PbO2 is added to an acidified solution of KMnO4, Na2O2 is added to boiling water। ये मेथड्स नहीं है क्योंकि जितने ट्रू परऑक्साइड्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ क्या हैं, जनरेट करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसी में स्टूडेंट्स और ध्यान रखिएगा कि BaO2 इज एडेड टू CO2 बबलिंग थ्रू कोल्ड वाटर। तो CO2 प्लस कोल्ड वाटर जो है ये दोनों मिलके बना लेंगे बोलो कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड में रिएक्ट विद व्हाट, BO2 प्लस H2CO3, they will generate barium carbonate solid white PPT plus H2O2। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना कि MnO2 प्लस H2SO4, MnO2 प्लस H2SO4 ये स्टूडेंट रिएक्शन जो होगी इस तरह से कुछ होगी, MnSO4 प्लस O2 प्लस H2, यानी ऑक्सीजन का सोर्स है रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है PbO2 इज एडेड टू एन एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ KMnO4। ये कोई रिएक्शन ही नहीं है, ये कोई बच्चों कोई रिएक्शन नहीं है। PbO2 इज एडेड टू एन, PbO2 इटसेल्फ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PbO2 इटसेल्फ क्या है बोलो बच्चों, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं। हाँ ये रिएक्शन हो सकती थी कि अगर हम PbO2 को K2MnO4 में डालते प्लस एसिड वैसिड यूज कर लेते, तब ये रिएक्शन पॉसिबल थी कि ये PbSO4 प्लस K2SO4 प्लस KMnO4 प्लस H2 हो जाता, लेकिन वो भी तब जब यहाँ K2MnO4 होता। KMnO4 के साथ तो कोई रिएक्शन है ही नहीं। और इसी तरह NaO2 इज एडेड टू एन सिंपली बॉइलिंग वाटर, तो बॉइलिंग वाटर के साथ इसकी कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज सच नहीं है। और अगर गलती से बन भी गया Na2O2 बॉइलिंग वाटर के साथ अगर बन भी गया H2O बॉइलिंग जनरेटिंग NaOH एंड H2O2, तो ऐसे में H2O2 रूम टेम्परेचर पे ही बहुत अनस्टेबल होता है, ये फिर ब्रेक हो जाएगा H2NO2 में, तो यहाँ से भी नहीं मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो बॉइलिंग H2O बॉइलिंग वाटर के साथ भी ये नहीं होगी। सो ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद व्हाट, बी,
या तो हम लोग H2SO4 डायरेक्ट ले लेते हैं, और H2SO4 नहीं चाहिए तो CO2 को कोल्ड वाटर में बबल कर दें ताकि एक एसिड मिल जाए। और बेरियम सल्फेट भी एक प्रेसिपिटेट है, और बेरियम कार्बोनेट भी स्टूडेंट्स क्या एक प्रेसिपिटेट है। तो फिर उसको फिल्टर करके सेपरेशन करने में फर्दर आसानी हो जाती है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा, जैसा कि आपको पता है कि मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्रैश कोर्स फ्री में चला रहा है। हजारों बच्चे उस क्रैश कोर्स को देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो बेटा, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा आपका इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस क्रैश कोर्स के साथ हम 2 पार्ट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, ये सब सारे टेस्ट आप ऑनलाइन देंगे। अगर आप इन टेस्ट का रिजल्ट चाहते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, वाटर सॉफ्टनिंग बाय क्लार्क्स प्रोसेस यूजेस। तो आपको मालूम है क्लार्क्स प्रोसेस में अपन क्या यूज कर सकते हैं, बोलो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एंड क्लार्क्स प्रोसेस इज यूज्ड। क्लार्क्स प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं? क्लार्क्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस को, इट इज ए केमिकल मेथड। ये कैसा मेथड है बोलो? फिजिकल मेथड में हम लोग बोल देते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग इज ए फिजिकल मेथड फॉर रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस, but treating it with what? H2O2 is a treating बोलो with calcium hydroxide is a chemical method for removing temporary hardness। तो क्या रिएक्शन आ जाती है इसमें? कैल्शियम बाइकार्बोनेट that react with कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अंदर ये हाइड्रोजन एसिडिक है और ये बेस है, और ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड वाइट प्रेसिपिटेट प्लस CO2 प्लस H2, और ऐसी ही रिएक्शन हो जाएगी अपनी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की हो जाएगी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लार्क्स प्रोसेस। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। दिस इज टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स की। दिस इज टेम्पररी हार्डनेस causing substance। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, कैल्गन इज एन इंडस्ट्रियल नेम टू दी। कैल्गन इज ए सॉल्ट जो हम लोग यूज करते हैं फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। कैल्गन इज बेसिकली बोलो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, इसको बोलते हैं Na2PO3 इसको बोलते हैं कैल्गन, या इसको कभी कभी इस तरह लिख देते हैं क्या? Na6PO3 या Na6P6O18, इस तरह से लिख देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? और स्ट्रक्चर कैसा आएगा बच्चों इसका? हेक्सा मेटाफॉस्फेट। इट्स स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक PO, इस तरीके से। सो दिस इज कॉल्ड एज कैल्गन विच रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस। कैल्गन स्टैंड फॉर कैल्शियम गॉन, मीन्स कैल्शियम रिएक्ट्स विद व्हाट? कैल्गन। कैल्शियम रिएक्ट्स विद व्हाट बोलो? कैल्गन, रिमूविंग 2 sodium ions and forming a white precipitate. So this removes hardness causing calcium and magnesium ion. Initially scientists लोगों को लगा कि calcium is only removed, so they use word calgon, means calcium gone. But later on they found that it is not calcium, magnesium is also gone. But नाम तब तक रख चुके थे, सोडियम हेक्सा
मेटाफॉस्फेट, और सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट को कभी कभी हम लोग ग्राहम सॉल्ट भी बोलते हैं, इसका एक अदर नेम भी है, वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज ग्राहम सॉल्ट। ओके स्टूडेंट्स, हेंस राइट ऑप्शन इज सी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखें इसमें, सो हार्डनेस कॉजिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद, इसी को शॉर्ट में बच्चों कभी कभी ऐसे लिख लेते हैं, Na2 Na4P6O18, इस तरह से लिख लेते हैं। और हार्डनेस कॉजिंग कैल्शियम का जो भी यहाँ पे एनायन होगा, दे रिएक्ट्स, ये सोडियम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके साथ जो भी एनायन यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे जो एनायन उससे एसोसिएट हो जाएगा, एंड दिस कैल्शियम Na4P6O18 इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, और ये सब सोल्यूशन फॉर्म में रहते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम की रिएक्शन हो जाती है, तो ये सोल्यूशन फॉर्म में। नाउ इसमें अब ये कैसे सोल्यूशन में डिजॉल्व है, अब कैल्शियम आयन फ्री नहीं है, सो फ्री कैल्शियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। अब कैल्शियम आयन ये फ्री नहीं रह गया है, फाइनली इट इज इन दिस फॉर्म। Finally student, it is in, now 2 sodium will ionize to generate this anion, and this anion will combine with calcium generating this unit. Okay students, और ये जो रिएक्शन आती है फर्स्ट स्टेप में इस तरह से होता है, और इसका एक नेक्स्ट स्टेप भी कंटिन्यू कर जाता है, ये फर्दर रिएक्शन इसमें होती है, ठीक है। एक और कैल्शियम आयन को ये रिमूव करता है, और फाइनली इस तरह से एक सॉल्ट बन जाता है, Na2Ca2P6O18, और जो भी सोडियम आयंस यहाँ से हट रहे हैं वो इसके एनायन से एसोसिएट हो जाते हैं। तो ये 2 स्टेप है, यानी दिस इज फाइनल, दिस इज द फाइनल स्टेप। रिएक्शन इस तरह से ये रिमूवल होता है, पहले एक कैल्शियम एंटर करेगा, फिर दूसरा कैल्शियम एंटर करेगा। इसको कभी कभी इस तरह से भी दिखा देते हैं, या आप सीधा सीधा यहाँ का जो Na4 है जो आपको दिख रहा है, जो यहाँ का Na4 दिख रहा है वहीं पर उठा के आपको Ca2 लिख देना है, इसीलिए सॉल्ट को कभी कभी इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, परम्यूटेट हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो हाइड्रेटेड इसी को बोलते हैं परम्यूटेट, परम्यूटेट या इसी को जियोलाइट बोल देते हैं। इट इज बेसिकली कंपाउंड लाइक सोडियम ऑक्साइड X, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Y, सिलिकॉन ऑक्साइड Z.WH2। ये है परम्यूटेट और व्हाट जियोलाइट, दे हैव स्पेशल केज लाइक स्ट्रक्चर, स्पेशल केज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके, दैट केज ट्रैप्स हार्डनेस कॉजिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। सो है बस, कभी कभी इनको और भी यूज करते हैं, दे आर ऑल्सो रेफर्ड एज सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, एक सेलेक्टिव कैटलिस्ट की तरह भी ये काम करते हैं। इसको शॉर्ट में कभी कभी Na-Z लिख देते हैं, और कुछ बुक्स इसको Na2Z भी लिख देती हैं, बस वैलेंसी या Z डैश लगा दो जो भी। Na-Z इज व्हेन सोडियम +1, रेस्ट इज Z, Na2 कर दोगे तो बस चार्ज Z थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो Na-Z भी समटाइम्स यूज, और Na2Z, दे आर बेसिकली सोडियम हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, दे आर हैविंग, they are what silicates having a special 3-dimensional cage like structure. So this is permutate or zeolite. Next question again, metal like platinum and palladium can absorb large volume of hydrogen in special conditions such that absorbed hydrogen by metal is known as, तो absorbed hydrogen by metal is known as occluded hydrogen, और इस फिनोमेना को बोलते हैं occlusion, when large volume of hydrogen is adsorbed. Okay students,
ऐसा ही आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हैं, लाइक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वेयर हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब ऑन प्लेटिनम। प्लेटिनम पे कौन सी हाइड्रोजन होती है? एब्जॉर्ब, या उसी को बोलते हैं ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। तो बच्चों ये नाम ध्यान रखिएगा कि अगर कोई गैस किसी मेटल पे एब्जॉर्ब होती, मेटल कंपाउंड नहीं, इफ सम गैस इज एब्जॉर्ब ऑन मेटल, ये सरफेस केमिस्ट्री का टर्म है, तो कोई गैस होनी चाहिए प्लस मेटल पे जो है अगर कोई एड्जॉर्प्शन हुआ है उस गैस का, एड्जॉर्प्शन, तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं ऑक्लूजन, और उस गैस को बोलते हैं ऑक्लूडेड गैस। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्लूजन प्रॉपर्टीज़, यानी इन गैसेस की एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ को देखें तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों आएगा इसमें कोलाइडल प्लेटिनम, इसका सरफेस एरिया बहुत हाई हो जाता है, तो कोलाइडल प्लेटिनम सबसे ज़्यादा गैस एड्जॉर्ब करेगा। फिर पैलेडियम करेगा, कोलाइडल पैलेडियम यानी मेटेलिक पैलेडियम, फिर प्लेटिनम, फिर गोल्ड और फिर निकेल। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है कि हाइड्रोजन गैस कैसे कैसे, मतलब उसका वॉल्यूम कितना कितना वॉल्यूम एड्जॉर्ब होगा। सबसे ज़्यादा अमाउंट एब्जॉर्प्शन होगा कोलाइडल प्लेटिनम पे, फिर कोलाइडल पैलेडियम पे, देन पैलेडियम, देन प्लेटिनम, फिर गोल्ड एंड देन निकेल। दिस इज दी ऑर्डर। इसलिए आप लोग अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कई जगह जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो प्लेटिनम एंड हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, निकेल और हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली मेटल, बट अगर हम प्रॉपर्टी वाइज देखें तो सबसे अधिक हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करता है कोलाइडल हाइड्रोजन। ये ऑक्लूजन प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्लूजन प्रॉपर्टीज़। ये और जनरली ऑक्लूजन प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है। ये गैस जो इसमें नहीं बताई गई है वो टैसिट है, वो हाइड्रोजन गैस है। यही सब हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ध्यान रखें। नेक्स्ट बच्चों देखें, बेटा मैं आपको बता दूं कोटा में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सो हम लोग एडवांस के लिए एक बैच ला रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी 2021 से। ये लास्ट तक, जब तक एडवांस नहीं होता तब तक बैच चलेगा। इसमें मे अटेम्प्ट के लिए अपन जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, बेटा मैं आपको फिर बता दूं ये लिमिटेड सीट का बैच है, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी बाउंडेशन है, हम लोग एक ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये लिमिटेड सीट का बैच है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट सुरक्षित करें। थैंक यू। आयनिक हाइड्राइड इज, तो बच्चों देखिए आयनिक हाइड्राइड, हाइड्राइड्स आर बाइनरी कंपाउंड। कोई भी सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके कुछ कंपाउंड बनाता है, लेट्स से AXHY, तो दिस बाइनरी कंपाउंड, इस बाइनरी कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्राइड। इस बाइनरी कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्राइड। और हाइड्राइड को हम लोग आगे 3 पार्ट में क्लासिफाई कर लेते हैं, लाइक आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड और सॉल्ट लाइक, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। दूसरा है कोवेलेंट हाइड्राइड, और तीसरा है इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। सो आयनिक हाइड्राइड जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम हाइड्राइड इज कोवेलेंट। आपने पढ़ा ही होगा कि बेरिलियम का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड आ जाती हैं, और सॉलिड फेज में इस तरीके से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स रहती हैं, सो इट इज़ कोवेलेंट हाइड्राइड। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, जहाँ पे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गोज इन वॉइड। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के क्या हैं, लेट्स से एटम्स हैं, प्लेस किए जाते हैं, तो इनमें जो वॉइड स्पेस रह जाता है, दैट वॉइड स्पेस
दैट वॉइड स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाई हाइड्रोजन। तो इस वॉइड स्पेस को इंटरस्टिशियल कहते हैं, और ऐसे हाइड्राइड्स को हम लोग इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहते हैं, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। तो आयनिक हाइड्राइड, तो अमोनिया इज ए व्हाट, जैसे बेरिलियम हाइड्राइड क्या है, कोवेलेंट हाइड्राइड है। BH3 या B2H6 इज ए व्हाट, क्या हो जाएगा बोलो, अगेन कोवेलेंट हाइड्राइड है। अमोनिया इज ए कोवेलेंट, जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बने। मीथेन इज ए कोवेलेंट हाइड्राइड। SiH4 इज ए कोवेलेंट हाइड्राइड। तो जो भी P ब्लॉक के हैं वो जनरली कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, लाइक AlH3 इज ए व्हाट, कोवेलेंट हाइड्राइड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये बनाते हैं। तो इन सब में देखा जाए मैग्नीशियम हाइड्राइड इज अगेन कोवेलेंट हाइड्राइड। तो ये आयनिक हाइड्राइड अपना इसमें CaH2 है, और मैग्नीशियम हाइड्राइड इज ऑल्सो अ कोवेलेंट हाइड्राइड, ये भी ध्यान रखिएगा, कोवेलेंट हाइड्राइड है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने पास राइट ऑप्शन क्या हो गया, डी। सो बच्चों इस लिस्ट में MgH2 इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कोवेलेंट हाइड्राइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखिएगा, आयनिक, कोवेलेंट एंड इंटरस्टिशियल। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, द कंपाउंड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल विच फॉर्म्स एम्फोटेरिक, विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, बिकॉज बेरिलियम इज डायगोनली सिमिलर विद एल्यूमिनियम, और दोनों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक हैं। जैसे लिथियम इज डायगोनली सिमिलर विद मैग्नीशियम, बोरॉन 3+ is diagonally similar with silicon 4+, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। we call this relation as diagonal relationship. Okay students, so beryllium आपको पता है, it shows anomalous behavior among alkaline earth metal। जैसे lithium shows anomalous behavior among alkali metals, वैसे ही beryllium shows anomalous behavior among alkaline earth metal and forms and its oxide is amphoteric in nature, itself is amphoteric in nature. Okay students, next देखिए स्टूडेंट, an alkaline earth metal M gives a salt with chlorine which is soluble in water at room temperature. It also forms an insoluble sulfate whose mixture with a sulfide of a transition metal is called as lithopone, a white pigment. तो बच्चों पहले ये देखें, लिथोपोन एक इंफॉर्मेशन, एक वाइट पिगमेंट है, यानी वाइट पिगमेंट मीन्स वाइट कलर का सब्सटेंस है, जनरली वाइट पेंट्स बनाने में काम आ जाता है। तो देखें बच्चों इसमें, तो लिथोपोन एक केमिकल है जो कि है बेरियम सल्फेट प्लस ZnS, और दोनों के दोनों ही क्या सॉलिड क्या है, दे आर वाइट प्रेसिपिटेट्स। बेरियम सल्फेट भी वाइट प्रेसिपिटेट है और जिंक सल्फाइड भी, यानी ये सारी कहानी किसकी होगी, बेरियम सॉल्ट की होगी। अब अपने को क्लियर हो गया। तो ये मेटल कौन सा हो जाएगा, बेरियम, और बेरियम क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, BaCl2 विच इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। एज पर फैजान रूल आपको पता है, मोनोएटॉमिक एनायंस की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी बहुत हाई हो जाएगी। तभी ये बोल रहा है इट ऑल्सो फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल सल्फेट, यानी बेरियम के सॉल्ट ही या बेरियम का कंपाउंड H2SO4 इन सबसे रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, लेट्स से BaSO4 बन गया, प्लस लेट्स से हाइड्रोजन रिलीज हो गई, ये भी वाइट प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट है, और लिथोपोन में यूज होता है हुज मिक्सचर विद सल्फाइड ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ कौन है, जिंक, यानी जिंक सल्फाइड। तो ये सारी प्रॉपर्टी बेरियम के रिस्पेक्ट में है। स्टूडेंट ये मिक्सचर का नाम ध्यान रखिएगा, इट इज लिथोपोन इज वाइट पिगमेंट विच इज मिक्सचर ऑफ बेरियम सल्फेट प्लस ZnS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, द रिएक्शन ऑफ एन एलिमेंट A विद वाटर प्रोड्यूसेस अ कंबस्टिबल गैस एंड एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ C। व्हेन अदर सब्सटेंस D reacts with
This solution C also produces the same gas B. B also produces the same gas even on reaction with dilute H4 at room temperature. Element A imparts golden yellow color to the Bunsen flame. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, गोल्डन येलो कलर टू दी बंसन फ्लेम। आपने फ्लेम टेस्ट पढ़ा ही होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो गोल्डन येलो फ्लेम कौन देता है? सोडियम। तो यानी सारी रिएक्शन किसकी है? सोडियम, यानी ए इज ए सोडियम। सो ए इज योर सोडियम। सोडियम रिएक्ट विद वाटर। सोडियम आपने पता ही होगा, सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम कैनॉट बी स्टोर्ड इन वाटर। सोडियम रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली विद वाटर प्रोड्यूसिंग what? Highly inflammable hydrogen gas that catches fire. तो Na plus H2O plus क्या देगा? NaOH plus hydrogen, and this hydrogen, this reaction occurs with spark, और इसी हाइड्रोजन में ही it catches fire because hydrogen is highly inflammable. So vigorous reaction है सोडियम की with water, हाइड्रोजन गैस आ गई। So the element A reacts with water to produces a combustible gas B. So B gas is hydrogen and an aqueous solution of C. C हो गया किसका? C. When another substance D reacts with this solution C also produces the same gas. यानी कि when another substance, एक substance D है जो C से react करता है NaOH, जो कि C है, C, the substance D react with this solution C also produces the same gas B, यानी हाइड्रोजन गैस तो आती ही आती है, same gas B, ठीक है। D also produces the same gas even with dilute H2SO4 at room temperature, और B जो है D also produces the same gas with H2SO4। तो यानी एक ऐसा सब्सटेंस है जो H2SO4 मतलब हाइड्रोजन गैस दे रहा है बेस के साथ भी और एसिड्स के साथ भी। इसका मतलब D मस्ट बी सम एम्फोटेरिक एलिमेंट। एम्फोटेरिक एलिमेंट ही ये कर सकते हैं। और अपने को ऑप्शन देख के मालूम पड़ रहा है कि ये सारी कहानी जिंक की है, यानी ये है रिएक्शन। ऑप्शन देख ABCD में भी आइडेंटिफाइड है, तो ABCD आइडेंटिफाइड क्या हो जाएंगे? तो डी हो जाएगा जिंक। अगर जिंक हो गया तो ये क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ऐसे लिख लेते हैं इसको, प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। और अगर डी जिंक इसके साथ है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? ZnSO4 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। इस तरह से रिएक्शन आ जाएंगे। दिस केमिकल इज कॉल्ड एज व्हाट? सोडियम जिंकेट। तो ए हो गया सोडियम, बी हो गया हाइड्रोजन, सी हो गया NaOH एंड डी हो गया जिंक। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल हैज द लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी? लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी, तो स्टूडेंट देखिए लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स ये क्वेश्चन अपना हो गया अब सीधा फैजान्स रूल। फैजान्स रूल, अब अल्कली एंड अल्कली मेटल्स के सॉल्ट हैं तो हमें मालूम फैजान रूल में थर्मल स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू आयनिक करेक्टर। थर्मल स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट स्टूडेंट्स? आयनिक करेक्टर। तो आयनिक करेक्टर यहाँ किसका सबसे हाई हो जाएगा? सब में एनायंस तो सेम है, सब में बच्चों क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा चार्ज भी सब में प्लस 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 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो आयनिक हैज़ दी लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी, यानी आयनिक करेक्टर तो थर्मल स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल, जिसका आयनिक करेक्टर थर्मल, याद हमें तो लीस्ट चाहिए। तो जहाँ आयनिक करेक्टर क्या हो? सबसे कम हो, या उल्टा बोलें तो कोवेलेंट करेक्टर रिलेटिवली ज़्यादा हो, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हैं इसको? कोवेलेंट करेक्टर के रिस्पेक्ट में बोल दें तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बिकॉज लिथियम कार्बोनेट इज मोस्ट कोवेलेंट इन ऑल 4 ऑप्शंस बिकॉज ऑफ सेम चार्ज बट स्मॉल साइज। और लीस्ट यानी यही क्या हो गया अपना? मोस्ट कोवेलेंट और लीस्ट आयनिक,
लिथियम कार्बोनेट। तो यही अपना ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम हैलाइड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो हमें मालूम है सॉल्युबिलिटी के लिए अपने पास क्या लॉ है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पोलर सॉल्वेंट अगर देखेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होगी, सॉल्युबिलिटी की बात करें इट इज प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर बात करें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर बात करें बच्चों, solubility is proportional to covalent character। तो अपने को क्या देखना है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी अपने को ये वाला रूल यूज करना है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट क्या हो जाएगा, लिथियम आयन सभी में सेम है ही सही। तो अब तो एनायन में देखना है, जिस एनायन की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उसका सॉल्ट सबसे ज़्यादा क्या होगा, कोवेलेंट होगा। और उसके अकॉर्डिंग ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखें, द अल्कलाइन अर्थ मेटल विच डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द बंसन फ्लेम। तो अपने को पता है कि बंसन फ्लेम टेस्ट में क्या था अपने पास, लिथियम बोलो क्रिम्सन फ्लेम, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम लाइलिक, सीजियम रुबिडियम, वायलेट, सीजियम ब्लू। पोटेशियम को भी कभी कभी लाइलिक और वायलेट बोल देते हैं। लाइलिक इज ए मिक्सचर ऑफ वायलेट और पिंक समथिंग लाइक, तो लाइलिक भी देते हैं, कभी कभी इसको भी वायलेट बोल देते हैं। बेरिलियम नो फ्लेम टेस्ट, मैग्नीशियम नो फ्लेम टेस्ट, कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम अगेन क्रिम्सन कलर का फ्लेम, बेरियम एप्पल ग्रीन। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर टू सॉल्ट विच डज नॉट गिव्स कलर टू दी फ्लेम्स। का रीजन क्या देंगे, बोलो, स्मॉल साइज, क्योंकि चार्ज ज्यादा हो गया, एंड हाई चार्ज बोलो चार्ज prohibits इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन ही नहीं होने देता है। और एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोई फोटोन नहीं निकलेगा। और इस स्मॉल साइज, बहुत छोटा साइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर साइज, ये न्यूक्लियस है और साइज बहुत छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, दे आर टाइटली हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे हाई अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा, हाई अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन मीन्स एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा और कलर नहीं मिल पाएगा। सो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम इज द चॉइस, दे डज नॉट गिव्स एनी कलर टू द फ्लेम। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ M+ आयन। तो हमें मालूम है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी।
degree of hydration of an ion is proportional to charge density of ion। तो चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन उतना ज़्यादा होगा। अब चार्ज डेंसिटी में देख लें, सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी अपनी किसकी आएगी, लिथियम सोडियम। सो सी इज़ द राइट आंसर। और जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी बच्चों, हमने आपको बताया भी था, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड और रेडियस उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, या इसी को एक्वस रेडियस कहते हैं। और आयनिक मोबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी उतनी कम हो जाएगी। ये है बच्चों। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, BeCl2 प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड X प्लस LiCl प्लस, ये बेटा एक मेथड है फॉर मेकिंग व्हाट, BH2 सॉलिड। सो X इज, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपको BH2 बनाना है तो BeCl2 को रिड्यूस कर लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, जिससे बना देगा क्या, BH2 सॉलिड, और जिसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। प्लस ये सब बन जाएंगे लाइक LiCl प्लस AlCl3। दिस इज वन वे ऑफ फॉर्मिंग बेरिलियम हाइड्राइड विच इज कोवेलेंट इन नेचर, पॉलीमेरिक इन नेचर। वन अनदर मेथड ऑफ फॉर्मिंग बेरिलियम हाइड्राइड, दैट बेरिलियम प्लस कोक प्लस हाइड्रोजन, इनका रिएक्शन कराएं तो विल गेट BH2 फिर से सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो ये दो मेथड हैं जो इनडायरेक्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग BH2 हैं। सो दिस X इज द राइट ऑप्शन। और यहाँ पे हाई टेम्परेचर यूज करते हैं। ये दो मेथड हैं फॉर प्रिपेयरिंग बेरिलियम हाइड्राइड indirectly, because direct methods are not very convenient methods. Next देखिए बच्चों, B2C plus H2O giving BO plus X. So and CaC2 plus H2O giving CaOH. तो देखो बच्चों, ये कार्बाइड्स हैं। These are compounds are called as what? तो जैसे कोई कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस A हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्राइड, वैसे कार्बन के साथ रिएक्ट करके कुछ बना ले, लेट से AXCY। तो दीज बाइनरी कंपाउंड, इन्हीं बाइनरी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कार्बाइड्स। और 3 तरीके के अपने कार्बाइड्स होते हैं, जैसे वहाँ बताया था, आयनिक और सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स। दूसरा है कोवेलेंट कार्बाइड, और तीसरा है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इंटरस्टिशियल कार्बाइड इज फाउंड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज यूजुअल। इंटरस्टिशियल कार्बाइड स्टूडेंट्स जो हैं कौन बनाएगा, इंटरस्टिशियल कार्बाइड बनाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बनाएंगे। कोवेलेंट कार्बाइड, ठीक है, कुछ कार्बाइड्स अपने क्या लाइक को दे आर कॉल्ड एज व्हाट, कोवेलेंट और आयनिक कार्बाइड। और आयनिक कार्बाइड में भी कई सारे हो जाते हैं। वो कार्बाइड जिसमें C4 माइनस आयन हो, दे आर कॉल्ड एज मेथिनाइड। वो कार्बाइड जिसमें C2 माइनस माइनस हो, उनको बोल देते हैं एसीटलाइड। वो कार्बाइड जिसमें इस तरह का सिस्टम हो, C2 माइनस हो या C3 माइनस हो, तो ये 3 तरह के कार्बाइड हो जाते हैं आयनिक।
और सॉल्ट लाइक डिपेंडिंग अपॉन। और इनकी खास बात क्या है कि इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वैसे ही कंपाउंड आएगा। इस तरह का कंपाउंड वाटर से H लेके क्या बनाएगा, मीथेन, इसका एसिटिलीन बनाएगा, इसका प्रोपडाइन या प्रोपाइन बनाएगा, जैसा जो भी हो। तो बच्चों देखो B2C यानी इसके अंदर मेथिनाइड है, इसका मतलब ये हुआ कि B2C कार्बाइड प्लस वाटर डालें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन HNOH ये बना लेगा क्या बोलो, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो ब्रेक कर जाता है और H दे देता है कार्बन को, तो मीथेन गैस आ जाती है। इट ऑल्सो ब्रेक्स इनटू व्हाट, BO प्लस H2O। तो यहाँ से X अपना हो गया मीथेन गैस, इस तरीके से। और कैल्शियम कार्बाइड का जो स्ट्रक्चर है Ca2 प्लस और C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस माइनस, ये है, बीच में आयनिक बॉन्ड है जिसके अंदर यही एनायन है। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वाटर इज ए सोर्स ऑफ H प्लस NOH, तो ये देगा क्या, C ट्रिपल बॉन्ड C HNH, दिस इज एसिटाइलिन और वी कैन राइट C2H2। तो हो गया अपना A क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बच्चों, X and Y आर रिस्पेक्टिवली, बोलो, मीथेन एंड C2H2, that is correct option is C. X is methane, X is students, this is your X and this is your Y. So C is the right answer. Next देखें बच्चों, a solid compound X on heating gives CO2 gas and a residue. The residue mixed with water forms Y. On passing an excess CO2 through Y in water, a clear solution Z is obtained. On boiling Z compound X is reformed. The compound X is. तो बच्चों X यहाँ पे जो सारी रिएक्शंस जनरेट कर रखी हैं, X जो सारी रिएक्शन जनरेट कर रखी हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में है, CaCO3, द कंपाउंड X, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है। दिस इज X, इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, CO2 एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो गैस हो गई। और ये है वाइट दिस इज वाइट रेजिड्यू, वाइट रेजिड्यू। द रेजिड्यू मिक्स विद वाटर फॉर्म्स Y। तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से मिक्स करोगे तो ये जनरेट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऑन पासिंग CO2 गैस थ्रू Y इन वाटर, तो इसमें अगर CO2 गैस पास करेंगे द कंपाउंड Z इज ऑब्टेन्ड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O प्लस CO2 गैस अगर पास करेंगे स्टूडेंट, तो बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इसको बॉयल करेंगे, सॉल्यूशन Z इज ऑब्टेन्ड, सो दिस इज योर Z। ओके स्टूडेंट्स, X ऑन हीटिंग गिव्स एंड रेजिड्यू, द रेजिड्यू मिक्स विद वाटर फॉर्म्स Y। सो ये स्टूडेंट्स हो गया अपना Y और ये हो गया Z, और Z को फिर से बॉयल करोगे सो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को बॉयल करोगे, हीट करोगे तो अगेन मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज X प्लस CO2 प्लस H2O। सो राइट आंसर इज CaCO3, C कैपिटल कर लेना बच्चों। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड गिव्स एलाइलीन ऑन हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों देख लें, इसमें हाइड्रोलिसिस देखें इनका, ये सारे कार्बाइड्स हैं, इनका हाइड्रोलिसिस स्टूडेंट्स देखते हैं। तो लाइक Mg2C3, इसका मतलब इसके अंदर कौन से आयंस हैं, Mg2 2+ का ट्वाइस एंड C3 4- और बीच में है आयनिक बॉन्ड। इस तरह से इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट,
MgOH होल ट्वाइस प्लस, अब C3 4 के दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, या तो ये C डबल बॉन्ड C2 - 2 - हो, या C ट्रिपल बॉन्ड C3 - हो। बट अपने को क्या चाहिए, एलाइलिन, जिसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी हमको मिलेगा क्या, C3H4, दैट इज एलाइलिन। एलाइलिन ओके स्टूडेंट्स, B2C का करेंगे तो हमें मालूम है B2C इज बेसिकली B2 प्लस होल ट्वाइस 2 C4 - विद आयनिक बॉन्ड प्लस वाटर करेंगे तो इट विल जनरेट BOH होल ट्वाइस प्लस मीथेन गैस CH4, और MgC2 करेंगे, MgC2 बेसिकली क्या हो जाएगा, Mg2 प्लस, और ये एसिटाइलाइड आयन, और ये है आयनिक बॉन्ड। तो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट MgOH होल ट्वाइस प्लस C2H2, that is acetylene. So allyline will be obtained by hydrolysis of Mg, यानी किस टाइप का आयनिक कार्बाइड है वो, आयनिक किस टाइप का आयनिक कार्बाइड है वो हाइड्रोलिसिस से मालूम पड़ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर हाइड्रोलिसिस से करने से कुछ प्रोडक्ट आ रहा है, इसका मतलब वो आयनिक है। कोवलेंट और इंटरस्टिशियल का कोई खास, इंटरस्टिशियल का तो रिएक्शन ही नहीं है, कोवलेंट भी रेयरली ही रिएक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो एलाइलिन जनरेट करने के लिए दिस इज Mg2C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल। तो हमें मालूम है स्टेबिलिटी मतलब थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। अब यहाँ हाइड्राइड आयन अपना कैसा हो गया, मोनो एटॉमिक एनायन, मोनो एटॉमिक एनायन हो गया, और मोनो एटॉमिक के लिए दिस इज प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन होता है। और थर्मल स्टेबिलिटी अगर पॉली एटॉमिक एनायन होती, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, अगर ये पॉली एटॉमिक एनायन होता तो इट इज प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाता है बोलो बच्चों, इट इज प्रोपोर्शनल टू आयनिक करेक्टर। तो यहाँ पे बच्चों ये वाला रूल ऑपरेट करेगा, लेटेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R प्लस प्लस R माइनस। तो R माइनस तो सभी में क्या हो गया, सेम। चार्जेस का प्रोडक्ट भी सभी में सेम, प्लस माइनस, यानी साइज ऑफ कैटायन विल डिसाइड। और लिथियम का साइज सबसे छोटा है, इसलिए सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन एंड हेंस थर्मल स्टेबिलिटी। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सकें। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। कंपाउंड U प्लस कंसंट्रेटेड 4V रेड गैस। तो ना बच्चों दिस इज ऑल अबाउट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, और हमें मालूम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में ऑरेंज कलर का कंपाउंड क्या होता है, यानी T जो है अपना बेसिकली पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और कंपाउंड U जो है T, दिस इज योर T, और कंपाउंड U जो है कोई क्लोराइड सॉल्ट है, क्योंकि क्लोराइड सॉल्ट ही से देते हैं सॉल्ट, प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये जब रिएक्शन करवाते हैं बच्चों तो अपने को क्या मिलता है, पोटेशियम सल्फेट, जो भी इसके अंदर कैटायन होगा उसका सल्फेट सॉल्ट के अंदर, प्लस H2O प्लस
CrO2Cl2, this is called as क्रोमाइल क्लोराइड, दिस इज V। ये है बच्चों क्या अपना V, दैट इज क्रोमाइल। ये है बच्चों अपना V, और T अपना क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड, रेड गैस, रेड कलर की ये गैस है, क्रोमाइल क्लोराइड गैस इवॉल्व होगी बच्चों। नाउ अब रेड गैस को हमने डिसॉल्व किया NaOH में और सिल्वर नाइट्रेट ट्रीटमेंट डाला, तो देखो बच्चों अगली रिएक्शन क्या आएगी, CrO2Cl2 प्लस NaOH, ये रिएक्ट करके देगा अपने को Na2CrO4 प्लस NaCl प्लस H2, यानी सोडियम क्रोमेट का मिलेगा येलो सोल्यूशन, और ये बच्चों है रेड गैस। ओके, अब ये सॉल्यूशन क्या देता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रेड प्रेसिपिटेट, तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस Na2CrO4 gives Ag2CrO4 solid plus NaNO3, sodium chromate is red precipitate। ये हो गया स्टूडेंट, ये हो गया स्टूडेंट क्या अपना W, ये हो गया अपना V, ये हो गया T। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आ गया रेड प्रेसिपिटेट आ गया। देखो नाउ रेड प्रेसिपिटेट को अमोनिया सॉल्यूशन से ट्रीटमेंट किया, X आ गया, ठीक है। नाउ रेड प्रेसिपिटेट को डाइल्यूट HCl से ट्रीटमेंट करें, रेड प्रेसिपिटेट को बोलो डाइल्यूट HCl से ट्रीटमेंट करें, तो वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा Ag2CrO4 प्लस HCl जनरेट करेगा AgCl सॉलिड प्लस H2CrO4, and this AgCl solid is white precipitate। ये हो गया अपना Y। फिर क्या कह रहा है कि U केमिकल को NaOH से ट्रीटमेंट किया, Z गैस विच गिव्स वाइट डेंस फ्यूम्स विद HCl। तो हमें मालूम है वाइट डेंस फ्यूम विद HCl कौन देता है, अमोनिया गैस। आपको पता ही है कि अमोनिया प्लस HCl जो है it gives ammonium chloride, this appear as white dense fumes। तो इसका मतलब U अपना क्या हो गया, अमोनियम सॉल्ट, यानी U वाला ये अमोनियम सॉल्ट हो गया। और क्योंकि क्लोराइड की कहानी है तो ये हो गया अपना अमोनियम क्लोराइड, यानी U हो गया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और रेड प्रेसिपिटेट को करोगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से डिसॉल्व कर जाएगा, जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना रखा है। ये जो रेड प्रेसिपिटेट है Ag2CrO4, इसको अगर अमोनिया से ट्रीटमेंट करोगे, मीन्स दैट इज दिस पार्ट, तब ये बना देगा क्या, एक कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल ट्वाइस CrO4, ये बना देगा ये सॉल्यूशन। दिस इज योर X, AgNH3 प्लस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, क्रोमेट आयन इज 2 माइनस, और एनायन इज दिस। तो इन सभी में बच्चों जो है, जो ऑप्शन अपना मैच कर रहा है वो है B, और Z अपनी अमोनिया गैस है ही सही। सो अमोनिया गैस से हमें आइडिया लग गया कि अमोनियम का सॉल्ट है, और क्योंकि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता ही क्लोराइड आयन के लिए, तो उसके लिए है। तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी है, और साथ साथ ये पोटेशियम, इंपॉर्टेंट ये है कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट डी ब्लॉक एलिमेंट का कंपाउंड है। नेक्स्ट देखें बच्चों,
N2,3H2 iron and molybdenum है, not Me, it is molybdenum is promoter. Promoter is a substance which improves the catalytic property of a catalyst. Haber's process है is used, ठीक है, तो देख लीजिएगा, to give 2 ammonia gas is used N2 plus 3H2 plus Fe plus Me2, Haber's process. MO is used as what? A catalytic promoter. ये आपको ध्यान है, iron is catalyst and molybdenum is your catalytic promoter. दो सब्सटेंस होते हैं, promoter and poison. promoter जो कैटलिस्ट को इम्प्रूव करे, पॉइजन जो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को और खराब करे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सोल्यूशन ऑफ MnO4- इज पर्पल कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर. ड्यू टू DD ट्रांजिशन एंड चार्ज ट्रांसफर, पर्पल कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना. यानी यहाँ Mn की स्टेट क्या है, +7, और Mn +7 जो है वो D0 हो गया, 3D0, यानी चार्ज, यानी DD ट्रांजिशन तो यहाँ हो ही नहीं सकता. तो ओनली पॉसिबिलिटी है कि चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना हो. इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. लेट्स से Mn, इस तरह से MnO4- का स्ट्रक्चर है, और Mn7+ ऑक्सीडेशन नंबर जो है इस ऑक्साइड के ऊपर नेट चार्ज 2 डेल्टा माइनस ऐसे करके, इट टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्साइड आयन ऐसे करके और बनाएगा Mn6+ + O-. और ये कब अगर करेगा, जब इसके ऊपर वाइट लाइट गिरेगी. यही एक्साइट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन. इसका रिवर्स क्या कहलाता है, डी एक्साइटेशन. तो Mn+7 है, ऑक्सीजन 2- है, और इसी को भी क्या बोलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जाएगा. या ऑक्साइड आयन इज ए इलेक्ट्रॉन रिच सोर्स. तो चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना में बच्चों होता क्या है, क्या होता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन से चार्ज ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पोजीशन, जिससे टेम्परेरी चेंज होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, और जब उससे जो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरेट होती है वो अनस्टेबल होती है. सिस्टम को लगता है कि वो अनस्टेबल जगह आ गया, तो इट रिवर्स बैक्स, और रिवर्स बैक करेगा तो डी एक्साइटेशन होगा, और इस सारे प्रोसेस में फोटोन एमिट होगा. तो यहाँ से यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा. इसको बोलेंगे चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम, बोलो O to M या लीगेंड टू मेटल. क्योंकि लीगेंड यहाँ इसी का एक स्ट्रक्चर हम लोग और बना लेते हैं, जहाँ पे हम इसको एज ए लीगेंड मान लेते हैं. कभी कभी 2 स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल द प्रॉपर्टीज़. कुछ स्ट्रक्चर में इसको इस तरह से भी बना लेते हैं कि ये लीगेंड है, इसको एक कॉम्प्लेक्स यूनिट जैसा भी मान लेते हैं. तो चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लीगेंड टू मेटल इज एक्साइटेशन. फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा इधर, दिस इज डी एक्साइटेशन. इसको बोलेंगे चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम, बोलो मेटल टू लीगेंड. यहाँ एक्साइटेशन क्या था, लीगेंड टू मेटल. तो बी इज दी राइट आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमोनियम डाइक्रोमेट यूज्ड इन फायरवर्क्स, द ग्रीन कलर कंपाउंड इज ब्लोन इन द एयर इज. तो अमोनियम डाइक्रोमेट एक ऑरेंज कलर का सॉलिड है, NH4 whole twice Cr2O7 इज ए ऑरेंज सॉलिड. जिसको हीट करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलता है, Cr2O3. दिस इज सॉलिड, ग्रीन सॉलिड और पाउडर. यही ग्रीन पाउडर है जो ब्लो ऑफ होता है. अगली रिएक्शन है N2 + H2O. दीज आर गैसेज विच इज लॉस्ट. ये है ऑरेंज सॉलिड. और इस रिएक्शन का एक बड़ा ही फेमस नेम है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक रिएक्शन. volcanic reaction. So the right option is Cr2O3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डी ब्लॉक एलिमेंट विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो हमें मालूम है ये लिक्विड तो मरकरी ही होता है जनरली रूम टेम्परेचर. हैविंग स्पेसिफिक हाई स्पेसिफिक हीट, लेस रिएक्टिविटी देन हाइड्रोजन एंड इट्स क्लोराइड. MX2 is volatile on heating.
तो बच्चों ये सारी प्रॉपर्टी मरकरी की हैं। मरकरी के 2 क्लोराइड बनते हैं, Hg प्लस Cl2 2 तरह के क्लोराइड बनाता है। H2Cl2 जिसको कभी मर्क्यूरस क्लोराइड बोलते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड, या एक कॉमन नेम है बच्चों इसका कैलोमल, और दूसरा है HgCl2, HgCl2 दैट इज MX2, और ये वोलेटाइल होता है। दिस इज वोलेटाइल क्लोराइड। वोलेटाइल, दिस इज वोलेटाइल क्लोराइड। इसको कभी कभी बोलते हैं corrosive sublimate, so B is the right option. Next लिखें when, देखें when KMnO4 solution is added to hot oxalic acid solution, the decolorization is slow in the beginning but becomes instantaneous after some time. This is because, तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा, दिस इज Mn2+, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्जाम्पल है ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस एक प्रोसेस है व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज कैटलिस्ट। तो बच्चों देखिए इसमें अगर हम KMnO4 का जो कलर है पिंक और पर्पल है, पिंक डाइल्यूट सोल्यूशन में, पर्पल है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में, प्लस H2SO4 एसिडिक मीडियम कर दें और ऑक्जेलिक एसिड से ट्रीटमेंट करें, H2C2O4 से करें, तो प्रोडक्ट जो आता है इट इज MnSO4 K2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। तो इसमें MnSO4 जो है स्टूडेंट्स, MnSO4 इज ऑटो कैटलिस्ट। MnSO4 इज स्टूडेंट्स व्हाट बोलो, ऑटो कैटलिस्ट। तो ये शुरू में तो बनेगा नहीं, शुरू में तो था ही नहीं, इसलिए शुरू में क्या होगा, डिकलराइजेशन स्लो होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब ये सफिशिएंट अमाउंट में बन जाएगा तो रेस्ट जो बची हुई रिएक्शन है उसको कैटलाइज करेगा। तो ये बच्चों ध्यान रखना, दिस इज रिएक्शन इज एन स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ ऑटो कैटालिसिस फिनोमेना where one of the product act as catalyst and that product is called as auto catalyst। यहाँ पे वो MnSO4 है, या MnSO4 में जो एक्चुअल है वो Mn2+ आयन है which is effective, which is catalyzing the reaction। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रिएक्ट विद एक्सेस पोटेशियम साइनाइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि कॉपर सल्फेट को अगर KCN से रिएक्ट कराएं तो इनिशियली बनता है CuCN2 प्लस K2SO4, लेकिन ये अनस्टेबल कंपाउंड है। CuCN2 does not exist, it decomposes to give CuCN जो कि डायमरिक स्टेट में है प्लस साइनोजेन, दिस इज साइनोजेन गैस, और ये है वाइट प्रेसिपिटेट, और ये Cu2CN2 फर्दर रिएक्ट करेगा KCN से और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा K3CuCN4, दिस इज colorless solution। So when potassium cyanide is added to the blue solution of copper sulfate, initially white precipitate is obtained and finally colorless solution is obtained due to formation of potassium tetracyanidocuprate 1। So the right answer is this. This is extremely important reaction of D block element। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, KMnO4 प्लस HCl गिविंग, सो HCl यहाँ पे एसिडिफिकेशन करते हैं तो प्लस X गैस इज ऑब्टेन्ड। तो देखें बच्चों क्या है, HCl अपने पास क्या है, एक एसिड भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, इसलिए इट इज एडवाइजेबल कि HCl इज नॉट यूज फॉर प्रोवाइडिंग
एसिडिक मीडियम फॉर KMnO4 रिएक्शंस इन विच KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि HCl एसिड के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी है और ये रिएक्शन हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। KMnO4 प्लस HCl विल जनरेट KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस क्लोरीन गैस Cl2, यानी HCl का जो Cl है दैट इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, क्योंकि इस रिएक्शन में Mn+7 से तो चला गया है Mn+2 और Cl-1 से गया है 0। दिस इज पैरेट ग्रीन कलर गैस, पैरेट ग्रीन गैस या येलोइश ग्रीन गैस बोलते हैं इसको, या ग्रीनिश येलो गैस, ग्रीनिश येलो गैस। तो ये ग्रीनिश येलो गैस जिसके बारे में बात कर रहा है, एक्स कोई गैस है तो सो इट इज अ ग्रीनिश येलो क्लोरीन गैस की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SnCl2 रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ K2Cr2 7 into Cr2O3। तो K2Cr2O7 को हमने रिएक्ट कराया SnCl2 जो भी मीडियम प्रोवाइड किया एसिडिक, जिससे हमें मिला क्या, Cr2O3 एंड SnCl2 गोज टू SnCl4। ये हिडन इंफॉर्मेशन बिकॉज +2 गोज टू +4, ये प्रॉपर्टी है। तो हमें इसका 1 मोल चाहिए, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा देते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ SnCl2। नाउ इसका इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, मोल इनटू एन फैक्टर। 1 मोल है, एन फैक्टर कितना आ जाएगा बोलो 6, टोटल चार्ज +6 12, ये +6 हो गया +3 इंटू 2 इज इक्वल टू लेट्स से x मोल हो गए किसके, SnCl2 के। एन फैक्टर +4 से कहाँ गया, +2, तो 2 हो गया x इंटू 2, सो x कम्स आउट टू बी 3, यानी 1 मोल रिएक्ट्स विद 3 moles of SnCl2 फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। लेकिन इसमें हिडन क्या था कि 10+2 स्टेट का कंपाउंड है, ये +4 में जाएगा बिकॉज 10 की वैलेंसीज ही 2 होती हैं, +2 एंड +4। सो स्टूडेंट, यहीं पे हम लोग कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे P एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो S ब्लॉक हाइड्रोजन, S ब्लॉक एंड D ब्लॉक का ये डिस्कशन है। होपिंग कि ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।